मोदी महिला और महिला सशक्तिकरण विशेष सत्र में सत्र विशेष क्या है, यह लगभग तय हो चुका है। महिला आरक्षण जो 27 सालों से अटका हुआ था, 20 सितंबर को नई संसद भवन के अंदर श्री गणेश के तुरंत बाद जो पास होगा वो महिला सशक्तिकरण को लेकर होगा। Or they may postpone the state elections which are due now. So there are two options for them. They're thinking of one nation, one election. They're thinking. It has not come in the law. Their thinking is giving the signal to the country that they may do either of these, either postpone or preponement of the elections. The reason being, once the opposition parties joining together, making a group of India, that has made them that they will give a tough fight this time. 2024 इलेक्शन बड़े मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं, महिला आरक्षण और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन। कांग्रेस के सांसद वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को समझा रहे थे, लेकिन महिला आरक्षण क्या वाकई में इतनी आसानी से लागू हो सकता है? हमारे साथ विधि विशेषज्ञ ए.के. जैन साहब जुड़ गए हैं। ए.के. जैन साहब, राज्यसभा में बिल पहले से पास है और लोकसभा के अंदर मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। आपको लगता है कि 27 सालों से जो बिल अटका पड़ा था वो अब पास होगा, कानून बनेगा? ये आरक्षण, महिला आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसके विषय में आज ही लोकसभा में ही नेता प्रतिपक्ष नेता, सबसे बड़े दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा था कि वो ये मांग करते हैं कि इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाया जाए। सोनिया गांधी के प्रयासों से यूपी फर्स्ट टाइम पर ये बिल पेश हुआ था और लोकसभा में ये अटक गया था, और अटकने का कारण भी सबको पता है कि जो मंडलवादी पार्टियां हैं, अर्थात समाजवादी दल था, आरजेडी था, जेडीयू था, ये दल थे, ये इस फॉर्म में इस बिल को नहीं चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे कि सामान्य कोटे में ही 33% रिजर्वेशन रखा जाए, जो अन्य कोटे हैं उनमें महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। और यही कारण था कि ये बिल उस समय अटक गया था और पास नहीं हो पाया था, जहां पर कि इनके सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन जैसा मोटे शब्दों में आप ये कह रहे हैं कि उस दौर में इसलिए अटक गया कि जो पहले से रिजर्व सीटें हैं उनको छेड़ा ना जाए। निश्चित रूप से, पर आज स्थिति वो नहीं है, क्योंकि वो जो जिन दलों ने इसका विरोध तब किया था वो आज स्थिति में नहीं है क्योंकि वो इसका विरोध कर सकें। और जो सबसे बड़ा दल, विपक्षी दल है कांग्रेस, वो तो ये बिल लेके ही आए थे उस समय, तो इसलिए वो इसका बिल का विरोध करेंगे नहीं। तो ये निश्चित रूप से लगता है कि इस बार ये बिल पास हो जाना चाहिए। लेकिन जैन साहब, एक और चीज, क्योंकि एक थ्योरी चल रही है कि भाई क्योंकि 2026 के आसपास संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन होना है, थ्योरी ये चल रही है कि जिन संसदीय क्षेत्रों में वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, मसलन 18 लाख से 20 लाख हो गई है, वहां इस महिला आरक्षण के जरिए पैरेलली एक महिला कैंडिडेट को उतार दिया जाए और परिसीमन के बाद उनको फिक्स कर दिया जाए। इसके लिए तो संशोधन करना पड़ेगा कि जब पहला आम चुनाव हुआ था तब तब ये एक आरक्षण के लिए अलग, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 विधायक या 2 लेजिस्लेटर्स चुने जाने की व्यवस्था थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था। तो इसके लिए तो पुनः संशोधन करना पड़ेगा, परंतु बेहतर यह होगा कि जो जिस प्रकार आरक्षित सीटें रखी जाती हैं 2 प्रतिनिधि चुनने की बजाय, महिलाओं के लिए निश्चित रूप से आरक्षण की सीटें रखी जाए, और साथ ही जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात को अपने आप में इंटरनल आरक्षण करें कि वो 33% महिलाओं को टिकट देंगे। क्योंकि आरक्षण की तो एक जटिल व्यवस्था है, इस महिला आरक्षण 33% में भी क्या ये हो सकता है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण SC, ST, OBC, दलित और ना जाने जितने भी तरीके के आरक्षण हैं उनको इस 33% के अंदर बाइफरकेट किया जाए? देखिए, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वहां पर सामान्य सीटें और SC, ST के आरक्षण के अलावा अन्य सीटों का कोई आरक्षण वहाँ नहीं है। नौकरियों में अभी से आरक्षण की व्यवस्था है, पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए OBC आरक्षण की व्यवस्था है। साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी जुड़ गए हैं।
राजेंद्र राठौड़ जी, क्या इसको महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते हुए मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहें? निश्चित तौर पर बरसों से मांग थी, बरसों से बहस सुन रहे थे कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, पर कागजों में रहा। ये साहसिक फैसला है, ये महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा। हमारी आधी आबादी है, वो जमाना चला गया जब महिलाएं की लक्ष्मण रेखा घर तक हुआ करती थी। अब हर क्षेत्र में महिलाओं ने बाजी मार रखी है। जी। ये मोदी सरकार का अभूतपूर्व फैसला है। सर, अगर विधानसभा चुनाव में भी इसको जाहिर लागू होगा तो 70 के आसपास महिला प्रत्याशी 70 सीटों के आसपास बीजेपी को चाहिए, माने कि उसके लिए तैयार है पहले से कैडर? देखिए, जब फैसला अब होगा तो उससे पहले से तैयारी की तो बात कहीं मैं कैसे सकता हूं, परंतु बहुत नेतृत्व, महिला नेतृत्व की कोई कमी नहीं हर क्षेत्र में। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने संगठन में बहुत पहले से 33% महिलाओं का आरक्षण कर रखा है। जी, हर क्षेत्र में महिला है, इसलिए इसमें कोई कसर नहीं। अमूमन राजेंद्र जी, हम देखते हैं कि जब इस तरीके की व्यवस्था होती है तो जो वर्तमान नेता होते हैं, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं, इस तरीके की व्यवस्था में फिर उनके घर से किसी महिला को टिकट दे दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में वो महिला सशक्तिकरण की श्रेणी में आएगा? देखिए, मैं इसको तो नहीं मानता कि एक ही परिवार और परिवारवाद को आगे बढ़ाया जाए, पर किसी अगर राजनीतिक परिवार में कोई महिला राजनीतिक रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही तो उसकी अयोग्यता भी नहीं हो सकती है। ये तो समय अनुकूल, समय काल और परिस्थिति के अनुसार ही फैसला होता है। जी, कोई राजनीतिक परिवार की महिला को क्यों अहर्ताओं को से इसलिए वंचित कर दिया जाए कि वो महिला एक राजनीतिक परिवार से, इसको भी मैं उचित नहीं मानता। जी। अच्छा, नई संसद के जरिए, क्योंकि हम कहते हैं कि जहां नारी का वास होता है वहां भगवान का वास होता है, उसी श्रेणी में इसको रखा जाए कि नई संसद, और सबसे पहला फैसला अगर होगा तो वो हिंदुस्तान की नारी के सशक्तिकरण के लिए होगा। देखिए, एक अभूतपूर्व फैसला होगा। एक हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की समस्याओं के लिए जो दूसरी बातें हुआ करती थी, जो महिला खुद निर्णय करने वाले उस मंचों पर रहेगी, तो निश्चित तौर पर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन तो होगा ही। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव को आप किस नजर से देखते हैं? निश्चित सकारात्मक, प्रोग्रेसिव फैसला है, बिल्कुल अच्छा फैसला है, मोदी सरकार का अभूतपूर्व फैसला है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र राठौड़ जी थे, नेता प्रतिपक्ष।